Assalamu alaikum everyone. This is your microbiology lecture on gram-negative bacteria, and today we'll be doing Shigella and Vibrio. Starting with the Shigella. Shigella is an organism which causes shigellosis, also called bacillary dysentery. Dysentery का मतलब बच्चों होता है ब्लडी डायरिया। एक नॉर्मली जो डायरिया होता है वाटरी डायरिया, लेकिन जब ब्लड आना शुरू हो जाए डायरिया के साथ तो उसको हम डाइजेंट्री कहते हैं, और जो शिगेला जब कराता है तो उसको बेसिलरी डाइजेंट्री कहते हैं। शिगेला इज़ अ ग्राम नेगेटिव रॉड। ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ग्लूकोज को भी फर्मेंट नहीं करता, ना ही ये H2S गैस प्रोड्यूस करता है, और नॉन मोटाइल होता है इन नेचर में। ये तीन फीचर, नॉन ग्लूकोज फर्मेंटिंग, नॉन H2S प्रोड्यूसिंग एंड नॉन मोटाइल, ये फीचर्स जो हैं इसको साल्मोनेला से डिफरेंशिएट करते हैं। साल्मोनेला का भी आपको अगर याद हो, साल्मोनेला ऑल्सो कॉजेज ब्लडी डायरिया, साल्मोनेला ऑल्सो कॉजेज डाइजेंट्री। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एज दे डिफरेंशिएट शिगेला फ्रॉम साल्मोनेला। शिगेला का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसकी इन्फेक्शियस डोज बहुत लो है। इन्फेक्शियस डोज का मतलब ये कि बहुत कम शिगेला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। 100 या 200 शिगेला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी काफ़ी होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। इसके मुकाबले में साल्मोनेला या दूसरे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो लाखों में या मिलियंस में उनकी तादाद चाहिए होती है कि वो डिजीज़ कॉज करें, साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करें। लेकिन शिगेला के 100 या 200 ऑर्गेनिजम्स भी होंगे तो वो इनफ हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिजीज़। ह्यूमन्स आर द ओनली reservoir ऑफ शिगेला एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट। 4 F 4 Fs you should remember which are important in the transmission of Shigella: fingers, flies, food and feces। ये मोर और लेस फीको ओरल रूट से जितनी भी बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं उनमें ये 4 F इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। शिगेला का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, व्हेन इट एंटर्स द बॉडी तो इट इन्वेड्स द आइलियम एंड कोलोन, इट colonizes and multiplies there। जब ये वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे जाके स्टे करता है और मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद ये लोकल एरिया में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और उसके बाद अल्सरेशन कॉज करता है। उस अल्सरेशन की वजह से ब्लडी डायरिया प्रोड्यूस होता है। शिगेला का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, शिगेला का बैक्टीरिया जो है, ये वॉल के साथ ही अटैच रहता है, वॉल को पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता। बहुत कम ऐसा होता है कि ये वॉल को पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में जाए, वरना ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ब्लड जो जो उसकी वॉल है, इंटेस्टिन की वॉल है, उसी के साथ अटैच रहता है और उसी में अल्सरेशन कॉज करता है, विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लडी डायरिया और डिजेंट्री। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट हैज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 4 days। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो एंड स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, उसके दरमियान जो पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत शॉर्ट है, ओनली 1 to 4 days का इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद ये फीवर कॉज करता है विच में बी हाई ग्रेड। abdominal pain, abdominal cramps are an important sign of this disease। और जब डायरिया कॉज करता है, इनिशियली वो वाटरी डायरिया होता है। इनिशियली इट प्रोड्यूसेस वाटरी डायरिया विच लेटर ऑन progresses into bloody diarrhea or dysentery। Children and older people are affected severely। It affects people on the extremes of the age because they are vulnerable। वो फिज़िकली वैसे ही बहुत वीक होते हैं, प्लस उनमें जब ब्लडी डायरिया होगा तो ब्लड डेफिशिएंसी, ब्लड लॉस उनकी वजह से उनमें आयरन डेफिशिएंसी या और दूसरे ब्लड लॉस एनीमिया भी हो जाएगा। सो चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल आर अफेक्टेड वेरी सीवियरली। इन ऑर्डर टू डायग्नोज इट इन द लैब, हम इसको डिफरेंट एगर्स पे जब ग्रो करते हैं तो सबसे पहले मैकॉन्की एगर या EMB एगर पे जब हम इसको ग्रो करते हैं तो देखते हैं कि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड है, लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता, जिसकी वजह से
मैकॉन्की एगर पे या ईएमबी एगर पे कलरलेस कॉलोनी बनाता है ये। इसी तरह जब हम टीएसआई एगर में इसको टेस्ट करते हैं तो अल्कलाइन स्लैंट होती है इसकी और एसिडिक बट होती है विद नो गैस प्रोडक्शन। H2S प्रोड्यूस नहीं करता, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। और जब हम स्टूल का टेस्ट करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें हमें न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगी। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, बच्चों याद रखिएगा, जो भी डायरिया कॉजिंग डिजीज़ हैं, जो भी डायरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें हम सबसे पहले डायरिया को ट्रीट करेंगे। डायरिया को ट्रीट करने का मतलब ये कि डायरिया में आप देखें क्या लॉस हो रहे हैं, आपके पास फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं बॉडी से, तो हम सबसे पहले फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को ही रिप्लेस करेंगे। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट इज़ द मेन स्टे ऑफ आवर ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स हम फ्लोरोक्विनोलोन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव हमारे पास फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट है। कुछ स्ट्रेन्स जो है शिगेला की, दे आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। तो ऐसे में जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हमारे पास हों, उसमें फिर हमें कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ती हैं। जैसे एक ट्राईमेथॉप्रिन सल्फामेथॉक्साजोल एंटीबायोटिक है, हम फिर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं उसमें हम ट्राईमेथॉप्रिन और सल्फामेथॉक्साजोल का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। प्रिवेंशन के लिए हमारे पास करंटली कोई वैक्सीन नहीं है शिगेला के अगेंस्ट। सो ओनली मेथड्स टू प्रिवेंट द डिजीज़ अगेंस्ट शिगेला आर गुड हाइजीन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द सूएज एंड क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। हम हाइजीन के ज़रिए अपने फूड और वाटर सोर्सेज को प्योरीफाई करके, क्लीन करके ही हम शिगेला के अगेंस्ट बच सकते हैं। अदरवाइज देयर आर नो वैक्सीनेशन अगेंस्ट शिगेला। The next organism is Vibrio. Vibrio is a curved comma-shaped rod, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है ये, और इसका एक स्पीशी विब्रियो कोलरा कॉजेस कोलरा। विब्रियो की मल्टीपल स्पीशीज़ हैं, विब्रियो पैराहिमोलिटिकस भी है, विब्रियो कोलरा भी है, और उसके बाद विब्रियो वल्निफिकस भी है। डिफरेंट डिजीज़ हैं, लेकिन ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से विब्रियो कोलरा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कोलरा डिजीज़ कराता है। विब्रियो कोलरा की ट्रांसमिशन भी फीको ओरल रूट से होती है। एनिमल रेजर्वॉयर्स इसके हैं एज़ कम्पेयर टू शिगेला, जिसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन्स आर द ओनली रेजर्वॉयर्स, लेकिन इसमें एनिमल रेजर्वॉयर्स भी हैं। एनिमल रेजर्वॉयर्स कौन से हैं? हमारे पास मरीन एनिमल्स जैसे श्रिम्प या ऑयस्टर्स, ये हमारे पास एनिमल रेजर्वॉयर हैं। और इनका जब अनकुक्ड मीट हम खाएंगे, इनको ठीक तरह से कुक नहीं किया होगा और ह्यूमन बॉडी इंजेस्ट कर लेगी, तो डिजीज़ जो है ट्रांसमिट हो जाएगी इनटू द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल शिगेला की तरह भी इसका भी जो पैथोजेनेसिस थोड़ी सिमिलर है, कि ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके कॉलोनाइज करता है और मल्टीप्लाई करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के साथ एडहेयर करता है। लेकिन डिफरेंट कैसे है शिगेला से? क्योंकि ये वहाँ पे एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उस एंटीरोटॉक्सिन के दो सब यूनिट्स होते हैं, ए एंड बी। ए इज़ द एक्टिव सब यूनिट, इसके अंदर सारी एंजाइम एक्टिविटी होती है विच कॉजेज द consistent persistent stimulation of adenylate cyclase which leads to the increased production of cyclic AMP। cyclic AMP बच्चों आपको याद होगा, cyclic AMP एक बहुत important adenylate cyclase cyclic AMP pathway is a very important pathway जो बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रन करता है। सो जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है साइक्लिक AMP, इसके रिजल्टिंग में हमारे पास वाटरी डायरिया प्रोड्यूस होता है। दूसरा सब यूनिट बी इज़ द बाइंडिंग सब यूनिट। इसका फंक्शन सिर्फ यही है कि ये डिफरेंट सरफेसेस पे बाइंड करने में हेल्प करता है। कोलरा के साइंस एंड सिम्टम्स में अगेन फीवर सबसे पहले आएगा, जो हाई ग्रेड फीवर होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प से भी कॉज करेगा। इट कॉजेज सिवियर वाटरी डायरिया। कोलरा में वाटरी डायरिया होता है, ब्लडी डायरिया नहीं होता। कोलरा में वाटरी डायरिया होता है, जिसको हम एक स्पेशल नाम राइस वाटरी डायरिया या राइस वाटरी स्टूल्स का भी देते हैं, विच इज़ द करेक्टरिस्टिक हॉलमार्क ऑफ कोलरा।
डायरिया के बाद इट कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, क्योंकि इसमें भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, तो पोटाशियम लॉस की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा और एसिडोसिस हो जाएगा हमारे पास। द कॉज ऑफ डेथ इज़ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसमें डायरिया इफ़ नॉट ट्रीटेड इट कैन बिकम फेटल, इट कैन लीड टू डेथ। और डेथ जो इसमें होगी वो किसी और वजह से नहीं, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होगी। इन ऑर्डर टू डायग्नोज इट इन द लैब हम डिफरेंट टेस्ट जो रन करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट जब हम करते हैं तो ये ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव देता है। मैकॉन्की एगर पे ये भी कलरलेस कॉलोनीज बनाता है, क्योंकि ये लैक्टोज फर्मेंट नहीं करता, या अगर करेगा भी तो बहुत स्लो करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कलरलेस कॉलोनी आएगी मैकॉन्की एगर पे। और जब हम ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास एसिडिक स्लांट और एसिडिक बट होगी विद नो गैस प्रोडक्शन। शिगेला में हमने देखा था अल्कलाइन स्लैंड और एसिडिक बट थी, लेकिन इसमें हमारे पास एसिडिक ही स्लैंड एंड एसिडिक बट होगी। और उसके अलावा हम सीरोलॉजिक टेस्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में जैसे कि आपको पता है हम एंटीबॉडी टाइटर करते हैं, एंटीबॉडीज़ को हम टेस्ट करते हैं कि कितनी एंटीबॉडीज़ हैं। सो सीरोलॉजी कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल for the purpose of diagnosis. Treatment and prevention, water and electrolyte replacement as discussed before. डायरिया कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो डायरिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रेस्टोरेशन है। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जब हम उसको चेक करेंगे कि वो ठीक है। एंटीबायोटिक्स इसमें रेयरली ज़रूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट नीडेड इन एवरी केस। माइल्ड केसेस जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, विद इन अ वीक खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ जाए तो हम टेट्रासाइक्लिन्स हम इसमें देते हैं। प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास इसमें वैक्सीन तो है, लेकिन इट इज़ नॉट मच इफेक्टिव। 50% केसेस में हम देखा गया कि इफेक्टिव होती है, 50% में नहीं होती। सो अगेन इसमें भी वैक्सीन होने के बावजूद वी हैव टू रिलाई ऑन हाइजीन एंड क्लीन वाटर एंड फूड सोर्सेज। और पिछले सालों में पास्ट में देखा गया है कि कोलरा की बहुत बड़ी बड़ी आउटब्रेक्स हुई हैं इस दुनिया में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एपिडेमिक्स भी हुई हैं, पैंडेमिक्स भी हुई हैं। तो उन केसेस में हम प्रोफिलेक्टिक टेट्रासाइक्लिन्स दे देते हैं। जब कोई आउटब्रेक हो किसी एरिया में तो हम प्रोफिलेक्टिकली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दे देते हैं। उसके अलावा इसको प्रिवेंट करने के लिए द ओनली रिलायबल सोर्सेज आज good hygiene and clean and usage of clean water and proper cooked meat या food. That's it बच्चों, that's it for today. Kindly लेक्चर देखने के बाद अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।